गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड अध्याय 2 ल्हासा की ओर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, अध्याय 2 ल्हासा की ओर पाठ के जो लेखक हैं वो है श्री राहुल सांकृत्यायन जी, जिनका मूल नाम केदार पांडे भी था। बच्चों, इन्होंने अपनी पहली तिब्बत यात्रा के बारे में इस पाठ में बताया है, जिसमें उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी दी है। बच्चों, पाठ के बारे में जानने से पहले हम ल्हासा की ओर पाठ के लेखक श्री राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंधा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। इन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि अनेक भाषाओं के बारे में ज्ञान था। उनके इसी ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता था। बच्चों, ये बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ यानी घूमने में बहुत ज़्यादा इनको लगाव था। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य के ये महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़कर चले गए। बच्चों, इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी आदि अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया था। इनके साहित्य में दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि शामिल हैं। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव के साथ अरबी, फारसी, हिंदी आदि की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, इन्होंने लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे के प्रयोग से भाषा की रोचकता को बढ़ाया है। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानने के बाद अब हम पाठ की ओर आएंगे। मैं आपको पाठ के सार के बारे में बताऊंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे समझेंगे। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस पाठ में तिब्बत यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते ये यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिकमंगे के छद्म वेश बच्चों अर्थात दूसरा वेश यानी बनावटी वेश उन्होंने धारण किया था और उसमें अपनी यात्रा उन्होंने की थी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां हमें मिलती हैं। बच्चों, लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस जगह पर फौजी चौकियां और किले बने थे, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले यानी जो छोड़ा हुआ किला था, परित्यक्त यानी छोड़ना, किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भरी बातें भी थीं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत
पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। जैसे आपने देखा है कि हमारे यहाँ जाति पाति को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि इनके यहाँ नहीं जाना है, यहाँ इनका खाना नहीं खाना है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। जाति प्रथा और छुआछूत ये प्रथाएं वहाँ पर नहीं थीं। लोग अपने घरों को बिल्कुल खुला रखते थे। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थी। जो यात्री होते थे उनको भी वो चाय बनाकर दे देती थी। यदि यात्रियों को कुछ संदेह होता था तो वे खुद भी चाय बना सकते थे। वहाँ इतनी छूट थी कि जैसे हमें लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं या अपनी कोई चीज़ दे रहे हैं कि हमें चाय बनवानी है और हमारा ये सामान है, इससे बना दो, तो अगर हमें संदेह है तो वहाँ इतनी छूट थी कि हम खुद भी वहाँ पर चाय अपने आप बना सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। बच्चों, राहदारी यानी राह कर यानी टोल टैक्स जो दिया जाता है, वो दोनों चिटें दे दी। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। बच्चों, ये दोनों यात्रा पर निकले थे। लेखक और उनका एक और साथी था जिन्होंने छद्म वेश धारण किया हुआ था और अपनी यात्रा पर निकले थे ये दोनों साथी। तो सुमति के जान पहचान के लोग वहां मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई और इसी वजह से उन्हें वहां रुकने की एक अच्छी जगह भी मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था तब उसे जगह नहीं मिली थी, क्योंकि तब उनके साथ उनका कोई साथी नहीं था और उनके जानकार नहीं थे। उसे एक निर्धन झोंपड़े में रात बितानी पड़ी थी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते, यानी पहाड़ इतने ऊंचे हैं और नदियों के मोड़ हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि आसपास के जो गांव हैं वो भी दिखाई नहीं देते उन पहाड़ियों की वजह से। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता, यानी ऐसी जगह है वहाँ कि कोई मर भी जाए तो पता तक ना चले। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है और इसी वजह से यहाँ पर डाकुओं का वास रहता है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं, यानी वो पहले मार देते हैं, उसके बाद उनके पास क्या क्या सामान है वो चीज़ें वो देखते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। वहाँ हथियार का कोई ऐसा कानून नहीं है, इसकी वजह से सब लोग खुले में ही हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारें तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है, इस वजह से वो जान से मार देते हैं। जिस किसी से लूटपाट करनी होती है वो पहले उसे जान से मार देते हैं। लेखक और उसके साथी भिकमंगों के वेश में थे तो इसलिए जान का भी खतरा नहीं था। अब भिकमंगों को कौन लूटेगा? भिकमंगों के पास मिलेगा ही क्या, इसलिए उन्हें जान का खतरा नहीं रहता था। और अगर जहां उन्हें खतरा दिखता था वहां वो भिकमंगों की तरह मांगना शुरू कर देते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना बहुत ही कठिन हो रहा था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंचे जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था, यानी काफी ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे, इनमें कुछ पर बर्फ थी तो कुछ पर न बर्फ थी और ना ही हरियाली, यानी कुछ बिल्कुल रूखे थे तो कुछ पर बर्फ जमी हुई थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था जिसे कपड़े तथा झाड़ियों से सजाया गया था। एक तरह से आप मंदिर कह सकते हैं। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और भी चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि जो लेखक के पास जो घोड़ा था वो बहुत ही धीरे चल रहा था। लेखक उन सब से बहुत पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटककर कहीं और चला गया। फिर उसे पता चला कि मैं रास्ता भटक गया हूं, तो वो उसी रास्ते से फिर वापस आया। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उसका जानकार जो था सुमति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो उसे वहां मिला। और वो सुमति जो था वो बहुत गुस्से में था क्योंकि इतनी देर से आप लौटे हो, वो गुस्सा कर रहा था। पर सारी बात जानकर फिर उसका क्रोध शांत हो गया। लंकोर में वह अच्छी जगह रुके। यहाँ उसे खाने को सत्तू, बच्चों सत्तू भुने हुए चने का आटा होता है, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था।
इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी भी है। ये एक पहाड़ी का नाम है बच्चों। इसी मैदान में ये तिंगरी समाधि गिरी, यहाँ भी सुमति के यजमान थे, यानी यहाँ भी उनके जानकार थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। गंडा बच्चों मंत्रों द्वारा उच्चारण किए गए कुछ गांठों में बांध दिया जाता है, उसे गंडा कहते हैं। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया यानी भारवाहक, जो भार ढोने वाले होते हैं, न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं ही चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी, यानी बहुत परेशान हो रहे थे वे सभी जो यात्री थे। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा, जहां पर उनके यजमान थे। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी हुई है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती करवाते थे, यानी बेगार यानी उनसे काम तो करवाते थे, लेकिन उस काम का उन्हें कुछ वे देते नहीं थे। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते। सेकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजुर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी गई हैं, जो कि ग्रंथ होते हैं। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का सार। इस पाठ के बारे में हम आगे आपको अपने अगले वीडियो में जानकारी देंगे। आप इस पाठ के शब्दार्थ नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।